ये है रूम की झुमकी दो पक्की सहेलियां जिनको पैसों की सख्त जरूरत है। इन्हें पैसों की उतनी ही जरूरत है जितनी तुम्हें तुम्हारे मोबाइल में नेट की। रूम की एक दिन यूं ही कई एकांत शांत मार्ग से जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात एक अजनबी प्राणी से होती है। वो प्राणी रूम की को एक ऑफर देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ घंटे लेटने के 1000 यूरो दूंगा और हाँ, आने जाने का भाड़ा फ्री फ्री फ्री। ये सुनकर तो रूम की जी तुरंत मान जाती है। अब वो अजनबी प्राणी रूम के जी को लेटाकर क्या करेगा? कहीं वो शक्ति कपूर वाली गंदी हरकत तो नहीं करेगा? और उससे भी बड़ा सवाल, ये झिंगानुमा अजनबी प्राणी हमारी भूमंडल पर क्यों आया? इसका ये मकसद पता लगाना पड़ेगा। इस मूवी के कुछ सीन काफी बढ़िया है और हाँ, ये मूवी एक्सट्रीम नारीवादी है जिसकी औरत और लड़कियां पुरुषों को छोड़कर किसी से भी शादी कर सकती है, यहाँ तक कि इनसे भी कर सकती है, पर हमसे नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस मर्दाना औरत से पूछते हुए हमारे पुरुष समाज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस मर्दानी औरत से भी पूछते हुए तू किसी की तो होगी ना, या फिर नहीं? और इस मूवी के एकमात्र आदमी को सहानुभूति देते हुए चालू करते हैं कहानी। मूवी ये बिल्डिंग से देख बोलते हुए शुरू होती है। काफी बड़ी बड़ी है। उन्हीं में से एक बिल्डिंग में धनु और उसका पति रामू रहता है। बॉलीवुड का रामू गरीब होता है लेकिन हॉलीवुड का रामू अमीर है। यहीं पर रूम की और झुमकी भी है। रूम की झुमकी धनु की पक्की सहेलियां है। अब क्योंकि धनु का पति रामू अमीर है, उसकी एक फैक्ट्री भी है, तो रूम की झुमकी धनु के द्वारा रामू से काम मांगने आई है। पर रामू होशियार है, वो दोनों के द्वारा इन दोनों को काम नहीं है बोलकर मना कर देता है। रूम की झुमकी, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो दोनों घर जा रही है। ऐसा लगता है उन पर कोई नजर रखा हुआ है। रूम की झुमकी दोनों धनु की खूब बुराई कर रहे हैं। देखा देखा उसकी शक्ल कैसी हो गई थी और उसके दांत छी 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 कितने गंदे थे और उसके पति के तो बाल ही नहीं है। इन दोनों को सपना फिनलैंड में जाकर नौकरी करने का है, पर फिनलैंड में जाने के पैसे नहीं है। इनके यहाँ के गरीब भी अमीर लगते हैं। तभी वहाँ पर लाखा आता है। यही उन पर नजर रखा हुआ था। तभी लाखा, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, करना चाहोगे? ये सुनकर तुम इन दोनों का एक्सप्रेशन देखो। ये तो वही बात हो गई कि कुआं प्यासा के पास चलकर आ गया। सिन चल कर मर्दाना औरत पर आता है और ये दो लड़के वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, ताड़ रहे हैं। एक्चुअली मर्दाना औरत ये जिम चलाती है जिसमें मर्द ही आते हैं, क्योंकि औरत ये तो दिख नहीं रही। ध्यान से देखो, एक भी मर्द खड़ा नहीं है, सभी के सभी मर्द जिम कर रहे हैं। अच्छे से समझ रहा हूँ ऐसा क्यों है। खैर, मर्दाना औरत नहाने चली जाती है। पसीना 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 एकदम मर्द लग रही है पीछे से। वो अच्छे से नहा धोकर बाहर आती कि तभी उसके कानों में किसी की रोने की आवाज आती है। वो थोड़ा सहम कर, थोड़ा डर कर ये वाला लॉकर खोलती है। ये कौन सा तरीका है रोने का? रोना है तो बाथरूम में जाओ, रूम में जाओ, बाहर जाओ। लॉकर में बैठकर कौन रोता है बहन? मर्दाना औरत कमजोर मर्दानी औरत को संभालती है। फिर कमजोर मर्दानी औरत ही बताती है कि वो क्यों रो रही थी। वो कहती है, मेरा ना पदम जी नाम का एक पति है जो चाहता है कि मैं जिम ज्वाइन कर लूं, क्योंकि पदम जी को लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ, पर मुझे ना जिम जाना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए पदम जी ने मेरी कुटाई कर दी। घरेलू हिंसा ये भारत की बीमारी नहीं है बल्कि पूरे विश्व की बीमारी है। ये कहानी सुनकर मर्दाना औरत का पुरुषों के प्रति जो गुस्सा है और बढ़ जाता है और वो कहती है, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। मर्दाना औरत आत्मनिर्भर है पर कमजोर मर्दानी औरत आत्मनिर्भर नहीं है। डिफरेंस समझ गए? तो आत्मनिर्भर बनो। उमा सोई हुई है। उमा मर्दाना औरत का रियल मूवी नेम उमा है। तभी वहाँ कमजोर मर्दानी औरत आती है। वो कहती है, मुझे अकेले में डर लगता है। तो उमा शंकर उन्हें अपने पास सुला लेते हैं। मुझे अकेले में डर लगता है, मतलब यूरोपियन कल्चर की बात ही अलग है। सोचो अगर आपकी जीएफ ऐसा कुछ अपने फीमेल दोस्त के साथ करती है तो क्या आप इसे धोखा मानोगे या फिर नहीं? सुबह के सीन में लाखा रूम की झुमकी को उनके कार्यस्थल पर ले जा रहा है। ये दोनों खुश है क्योंकि काम मिल गया, पर लाखा की नीयत में खोट है क्योंकि वो अंदर से खोट है। और किसी ने कहा है ना कि जब वासना का बुखार चढ़ जाता है तो उच्च नीच, खूबसूरती, बदसूरती, उम्र कुछ भी नहीं दिखता, बस दिखती है वासना की पूर्ति। तभी रूम की क्या देखती कि इसने तो पेंट पहना ही नहीं। इसका सारा का सारा सामान हवा के संपर्क में। तो रूम की झुमकी तुरंत गाड़ी रुकवाने लगती है और गाड़ी यहाँ जाकर खुद जाती है। ये दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। इनकी लिपस्टिक कमाल है। झुमकी, मैं तो थक गई, मैं तो बस से जाऊंगी। पर रूम की, मैं तो जा रही। और वो चली जाती है दोस्तों।
दोस्त वो चल रही है। दोस्तों चलते चलते उसे लगता है उसके पिछवाड़े कोई है, पर नहीं, वो तो अगवाड़े है दोस्तों। टन टन, यह है नीला जंगुरदार अजीब प्राणी जिसका नाम भोलाराम रखा है मैंने। भोलाराम एंड्रोमेडा नेबुला से आया है। एंड्रोमेडा नेबुला एक गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोसी है, सबसे पास में पड़ती है, तो भोलाराम वहाँ से आया है। इसका मतलब भोलाराम हमारा पड़ोसी है। तो भोलाराम हाय। भोलाराम रुमकी को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि हमारे पास आपके लिए एक नौकरी है, आपको एक दिन के 1000 यूरो नकद दिए जाएंगे। रुमकी काम क्या है? तो भोलाराम बस कुछ घंटे लेटना है। तो रुमकी निकल पहन और वो वहाँ से जाने लगती है। तो भोलाराम आने जाने का भाड़ा फ्री फ्री फ्री। ये सुनकर रुमकी काम कब शुरू करना है? भोलाराम अभी। ओह वाह। तभी उड़न तस्तरी आकर इन दोनों को ले जाती है। ये थोड़ा अजीब है ना, किसी अनजान के घर जाने में डर लगता है, लेकिन रुमकी घर तो छोड़ो, डायरेक्ट अपने गैलेक्सी को छोड़कर किसी अनजान के साथ अनजान गैलेक्सी में चली गई। याद रखना, आवश्यकता एक ऐसी चीज है जो आपसे सब कुछ करवा सकती है, आपकी मरवा भी सकती है। यह है एंड्रोमेडा नेबुला गैलेक्सी जिसे रुमकी देख रही है। भोलाराम वहीं पर है। तभी वहाँ पर भोलाराम 2 आता है। रुमकी जी को यहाँ प्रयोग के लिए लाया गया है। भोलाराम 1। रुमकी देवी जरा भी चिंता मत कीजिए, आपको इस प्रयोग में कोई क्षति पीड़ा नहीं होगी। यह कहकर भोलाराम 1 रुमकी देवी का दिल अपने हाथों से निकाल लेता है, जिससे ना तो रुमकी देवी मरती है, ना उसे कोई दर्द होता है, बल्कि वो नॉर्मल बिहेव कर रही है। गजब, माइंड ब्लोइंग, वाओ, बट हाउ? तो भोलाराम, ये एंड्रोमेडा नेबुला का रहस्य है। तो भोलाराम यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहना चाहते कि मैं होतिया हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी मर्दाना औरत सीन में आती है, जो कि दूसरी बार ना आ रही है। तभी वहाँ मर्दानी औरत आती है, क्योंकि मुझे अकेले में डर लगता है। अभी बेड शेयर किया था, अब बाथटब शेयर करेंगे, और कर दिया, और फिर से चालू हो जाते हैं। इस रिश्ते का इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है। एक तो जी भर कर खूब करो, ब्रेक होने का चांस नहीं है, और दूसरा कि कोई डाउट ही नहीं करेगा, स्पेशली इंडिया में। भोलाराम रुमकी को 1000 यूरो दे देता है। तभी रुमकी, क्या मैं कल अपनी सखी झुमकी को भी ले आऊं? बड़ा मजा आएगा। तो भोलाराम, हाँ क्यों नहीं, उसकी भी ले लेंगे, प्रायोगिक परीक्षा। फिर भोलाराम वहाँ से चला जाता है। सीन कूड़ादान पर आता है। कुछ हिल रहा है, आई थिंक कचरे के नीचे कोई है। ये दोनों टीवी देख रहे हैं। उमा शंकर बताती है कि कुछ सालों बाद मैं वहाँ, मतलब यहाँ रहूंगी। अच्छा अच्छा, उसका सपना वेट लिफ्टर बनने का है। वो फिर से पुरुषों की बुराई चालू कर देती है। वो बोलती, क्या है पता है कि पुरुष है ही क्यों? तो मर्दानी औरत बोलती है, बच्चे पैदा कराने के लिए, और दांत बताकर दोनों हंसने लगते हैं। हाँ बात तो सही है, ये वाली कला तो हमें ही आती है। मर्दाना औरत, एक बात बता दूं कि अगर आपकी मम्मी को आपके पापा ने ये वाली कला नहीं दिखाई होती तो आप भी नहीं होते, और पुरुषों के बारे में ऐसी बातें भी नहीं कर रहे होते। माना कुछ पुरुष जानवर होते जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, लेकिन सभी तो नहीं, क्योंकि आप में से भी कोई सोनम, मुस्कान, गुंजा देवी हो सकती है। तभी कुछ आता है जिसे देखकर कमजोर मर्दानी औरत डर जाती है। वो कहती है, शायद मैंने बहुत बड़ी मकड़ी देखी है, इसीलिए मेरी फटी पड़ी है। आई थिंक ये वही चीज है जो हमें कूड़ादान में लगी थी। मर्दाना औरत चेक करने लगती है। तभी मर्दानी औरत पूछती है, तुम्हें मकड़ियों से डर नहीं लगता? तभी मर्दाना औरत, मुझे किसी से डर नहीं लगता। एक तरफ पुरुषों से नफरत करती हो और दूसरी तरफ पुरुषों वाली हरकत करके पुरुष बनने की कोशिश कर रही हो। हमारे इधर से हिपोक्रेसी बोलते हैं या दोहरे मापदंड बोलते हैं। सीन एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर आता है, जहाँ रुमकी झुमकी है। भोलाराम 1 और 2 वहीं पर है। एक्चुअली प्राणी अपने प्रयोग में मानव शरीर का एक एक पुर्जा अलग करके उनका विश्लेषण करते हैं, और जैसे ही उनका विश्लेषण समाप्त हो जाता है तो पुर्जे को वापस मानव शरीर में लगा देते हैं। एक्चुअली ये जगह एक तरह से मानव ऑटो गैराज है, जहाँ मानव पुर्जों को निकाला जाता है और उन्हें जोड़ा जाता है। हाँ मुझे पता है इस बकवास पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये साइंस फिक्शन मूवी है तो कुछ भी हो सकता है। साइंस फिक्शन के नाम पर हमें कुछ भी दिखाया जा सकता है, तो प्लीज तैयार रहा करो। इधर झुमकी भोलाराम 1 से मसाज ले रही है। उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, मानो उसे चरम सुख की प्राप्ति हो गई। ये देखकर रुमकी, मैं क्यों पीछे रहूं, ए भोलाराम 2 चल मुझे भी मसाज दे। और भोलाराम 2 उसे मसाज देने लगता है। उसे भी चरम आनंद की प्राप्ति होने लगती है, उसे भी बहुत मजा आता है। फिर ये दोनों इनके बारे में अश्लील बातें करने लगते हैं। रुमकी कहती है, झुमकी मेरी माने तो तू पुरुषों को छोड़, इनमें से किसी एक से शादी कर ले। झुमकी, हाँ
बात तो सही है पर ये करेंगे। खैर इनकी बकवास बातों को छोड़ो, उड़न तस्तरी ने फिर से भूमंडल पर सही सलामत छोड़ देती है। ये दोनों काफी खुश है क्योंकि इनके पास पैसे हैं और किसी बकलोल ने कहा था कि पैसे खुशी नहीं खरीद सकते, ले खरीद ली। सुबह के सीन में दो प्रेमी कबूतरियां दिखाई जाती है। मर्दानी औरत उमा शंकर के बाहों में खुद को सुरक्षित पाती है कि तभी इन्हें किचन से कुछ आवाजें आती है। उमा शंकर डरती हुई चेक करने आती है। उमा शंकर ऐसा बताते कि उसने वो जो भी चीज थी उसे पकड़ कर विंडो से बाहर फेंक दी और तभी मर्दानी औरत उसे अपना हीरो बताते हुए गले लगा लेती है। तुम शक्ल देखो उमा शंकर की, शक्ल से तो नहीं लगती झूठी पर वो है, हम भी ऐसे ही इम्प्रेस करते लड़कियों को। इधर रुमकी जी की वॉशिंग मशीन में धुलाई की जा रही है। झुमकी ये धुलाई देख रही है। तभी भोलाराम 3, ओए आज हम आपके दांतों का विश्लेषण करेंगे, फिक्र ना करे, जैसे हम दांत निकालेंगे वैसे लगा भी देंगे। तो निकालूं? झुमकी देवी, क्यों नहीं। और भोलाराम दांत निकालने लगता है। रुमकी, भोलाराम तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें पता है मुझे उस वॉशिंग मशीन में कितना दर्द हुआ। तो भोलाराम, मैं माफी चाहता हूँ पर मैं इस दर्द के लिए आपको 1000 यूरो और देता हूँ। तभी झुमकी, क्या हम एंड्रोमेडा नेबुला के नागरिक बन सकते हैं। तो भोलाराम, नहीं नहीं नहीं। पर क्यों? क्योंकि हम उच्च सभ्यता के लोग हैं और वैसे भी आप हमारे टेस्ट सब्जेक्ट हो। ये सुनकर तो रुमकी झुमकी बेचारे भोलाराम को इतना सुनाती है जिसकी कोई हद नहीं। और तो बेचारे भोलाराम की बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरे बुरे कमेंट करते हैं, जिसे सुनकर बेचारा भोलाराम सीधे इन दोनों से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सच में वो उच्च सभ्यता का लोग था, नहीं तो हमारी सभ्यता का होता तो अभी तक युद्ध हो जाता। फिर इन दोनों को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई बहन, हमने तो एटीएम कार्ड को ही ब्लॉक कर दिया, पैसे कहाँ से आएंगे। तुरुम की जिस गलती का मटका झुमकी जी के सिर पर फोड़ देती है। वो कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो उसके लुक पर 2-3 बुरे कमेंट भी करती है और वहाँ से चली जाती है। सीन इन दोनों पर आता है। काफी खुश है कि तभी फिर से वही आवाज आती है और इस बार कमजोर मर्दानी औरत सीधी वहाँ से भागती है। मर्दाना औरत उसके पीछे आती है, उसे रोकने लगती है पर आप कमजोर मर्दानी ताकतवर मर्दानी बन जाती है। वो मर्दाना औरत को अपने से दूर करने लगती है। मैं कहता हूँ यही ताकत पदम जी को दिखाती। और ये दोनों मेन रोड पर झगड़ रहे हैं। मर्दाना औरत ने एक बात बोली थी कि जितनी भी लड़ाई या झगड़े होते हैं उनके पीछे मर्द होते हैं। तो फिर ये क्या है, ये लड़ाई किसने चालू की, इसके पीछे कौन है। खैर तभी एक मर्द आकर बीच बचाव करके उनकी लड़ाई रुकवा देता है और उन्हें सीधे पुलिस के पास ले जाता है। और पुलिस ऐसे केस के इंचार्ज ऑफिसर कालू के पास इन दोनों को भेज देती है। अधिकारी कालू इनसे सारी बातें पूछकर और सेलो टेप लेकर चलो मकड़ी को पकड़ते हैं। कालू इनकी बिल्डिंग के पास आता है। वो कहता है तुम दोनों यहीं रुको और एक गाना सुनो, मैं मकड़ी पकड़ के आता हूँ। और वो चला जाता है। तभी अधिकारी कालू बाहर आता है। सेलो टेप पूरी खाली है। जब ये गया था तब सेलो टेप भरी हुई थी। वो कहता है देवियों अब तुम जा सकती हो, अब तुम डिसाइड कर लो कि उस मकड़ी प्राणी के साथ क्या करना है। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। ये दोनों डरते हुए घर में आते हैं। सामान इधर उधर गिरा हुआ है। तभी मर्दाना औरत उस चीज को देखती है जिसे देखकर उसे उल्टी आ जाती है और कमजोर मर्दानी औरत वहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। उमा शंकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है पर कमजोर मर्दानी औरत उसे डरपोक बोलकर वहाँ से चली जाती है। बुरा मुझे इस बात का लगता है कि मर्दाना औरत ने अभी तक उसके लिए जो कुछ भी किया वो सब कुछ भूलकर कमजोर मर्दानी औरत ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे डर लगता है। ये तो वही बात हो गई ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर बार का। डर तो पुरुषों को भी लगता है, मुझे भी लगता है, पर हम लड़की के सामने एक्सेप्ट नहीं करते। और मर्दाना औरत ने भी यही किया। बस इसी झूठ के चलते उसने उसे छोड़ दिया। कोई सेंस इस बात का। और मर्दाना औरत रो रही है। मर्द भी रोते हैं, हम भी अकेले में रोते हैं। तभी वो गुस्से में उस चीज को मारने जाती है पर उसका मासूम सा चेहरा देखकर रुक जाती है। क्या वो भी रो रहा है? अकेले हम, अकेले तुम, जो
हम तुम संग है तो फिर क्या गम। अब तो नहीं मारेगी उसे। उमा शंकर खुद को अंदर से अकेला फील करती है। उसे अकेलापन दूर करने के लिए कोई चाहिए और मुझे लगता है उसे अपना असली साथी मिल चुका है। फिर इसी प्राणी की एक रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि पुलिस को ऐसे बहुत सारे प्राणी बहुत सी जगह से मिले हैं। उन्हें मानव की दोस्ती पसंद है और उन्हें हमारा खाना अच्छा लगता है। वो शाकाहारी है। ओहो, इसीलिए मर्दाना औरत के किचन से इसकी आवाज आ रही थी। ये रिपोर्ट झुमकी जी देख रही है। तभी उसे फोन आता है। फोन रुमकी का था। रुमकी उससे अपनी बातों के लिए माफी मांगती है और कहती है, मेरे पास फिनलैंड से काम का ऑफर आया है तो हम दोनों फिनलैंड जा रहे हैं। यार तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। तभी झुमकी, रुलाएगी क्या, मैं आ रही हूँ। कमजोर मर्दानी औरत अपने पति पदम जी के पास आ रही है और पदम जी अपने दो दोस्तों के साथ उनका स्वागत करते हैं। वो अपनी पत्नी को मारने के लिए दो दोस्त लेकर आया है। बढ़िया। वो उसे इसलिए मारता है क्योंकि वो एक पराई औरत के साथ रहकर आ रही है। अब डेविड मिलर की डुप्लीकेट नामर्द, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। अगर तुझे इतना ही बुरा लगा तो छोड़ दे उसे, मार क्यों रहा है। और इसमें भी तेरी ही गलती है। अगर तू अपनी वाइफ को प्यार से रखता तो कहीं नहीं जाती, हाँ कुछ को छोड़कर। तभी वहाँ जग्गू मर्द आता है और वो पिटती मर्दानी औरत को बचाने आता है। पर पदम जी और उसके दोस्त जग्गू जी को भी मारने लगते हैं, खूब मारते हैं। एक्चुअली जग्गू जी और पदम जी एक दूसरे को जानते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर रियल मर्द तो जग्गू जी ही है। तभी इन्हें लगता है कि पुलिस आ रही है तो उसके दो दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। पदम जी अपनी वाइफ से पूछते हैं, चलो साथ में एक नई शुरुआत करते हैं। पर मर्दानी औरत मना कर देती है, चल निकल बहन। तो पदम जी उसे गालियां देकर वहाँ से चले जाते हैं। मर्दानी औरत जग्गू जी के पास आती है। ये दोनों एक दूसरे का अपना परिचय देते हैं। अब यहाँ से ये मूवी जग्गू जी को मेन किरदार बनाती है। देखो तुम, पदम जी और उसके साथियों के साथ जग्गू जी एक ऑटो गैराज में काम करते हैं, लेकिन ऑटो गैराज का मालिक सभी को छोड़कर जग्गू जी को काम से निकाल देता है क्योंकि सभी की फैमिली है पर जग्गू जी की नहीं, वो कुंवारा है। तो ओनर को लगता है कि एक वर्कर को काम से निकालना है जिससे उसका ऑटो गैराज का नुकसान कम हो जाएगा। तो वो जग्गू जी को निकाल देते क्योंकि जग्गू जी कुंवारे हैं। अब इसमें उसकी क्या गलती थी। जग्गू जी अपनी मोम लाली के साथ रहते हैं। एक दिन की बात है, जग्गू जी कचरा फेंकने आते तभी उसकी मुलाकात घोटू से होती है। घोटू कहता है कि मैं ऑस्ट्रिया से आया हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, क्या आपको वैक्यूम क्लीनर चाहिए, मैं बेचता हूँ। तो जग्गू जी बोलते हैं, नहीं मैं मम्मी से पूछकर बताता हूँ। घोटू अपने वैक्यूम क्लीनर का प्रदर्शन लाली के सामने कुछ इस तरह से करता है कि लाली माँ तो वैक्यूम क्लीनर लेने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसकी प्राइस सुनकर जो कि 12,000 यूरो थी, जग्गू मना कर देता है। भाई हमारी तो 50 रुपए की झाड़ू ही अच्छी है। पर लाली माँ, मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो लेने वाली हूँ। पर जग्गू, माँ वो पैसा अपने ऑस्ट्रिया की यात्रा के लिए रखे हैं तो हम नहीं ले रहे हैं। घोटू, ठीक है मत लो, पर क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे टट्टी और पेशाब आई है। और ये लोग हाँ बोल देते हैं। वो टॉयलेट यूज करके वो रूम देखकर वहाँ से चला जाता है। एक अजनबी को अपना टॉयलेट यूज करने देना और वो भी घर में, तब क्या सही है? प्लीज कमेंट करके बताइए। जग्गू भैया अंदर से एकदम अकेले हैं। उन्हें प्यार चाहिए, वो प्यार के भूखे हैं, उन्हें किसी का सहारा चाहिए। वो मर्दाना औरत वाली कंडीशन में है, नौकरी तो है ही नहीं, खर्चे के पैसे मोम देती है, इंट्रोवर्ट होने के कारण लड़कियों से बात नहीं कर पाता और मोम पोता या पोती खिलाना चाहती है। तो जग्गू भैया की जिंदगी एकदम झंड है। उसकी मोम काम पर चली जाती है। वो देखता है कि घोटू उसकी मोम से बात कर रहा है। फिर वो कुछ मैगजीन बेचने बाजार में आता है। वो चुन्नी लाल को मैगजीन बेचता है जिससे उसे 15 यूरो मिलते हैं। चुन्नी लाल उसे अपना कार्ड भी देता है और कहता है अगर कुछ इसी तरह का सामान और बेचना हो तो मुझसे संपर्क करें। तभी उसकी नजर घोटू पर जाती है। वो घोटू का पीछा करता है। वो घोटू का यहाँ तक पीछा करता है पर घोटू यहाँ से कहीं गायब हो जाता है। पर तभी उसे एक औरत दिखती है, रूपमती। वो उसे बस देखता ही रह जाता है। मोम अपने पैसे जमा कर रही है, उसे ऑस्ट्रिया घूमना है। तभी जग्गू जी सूट बूट पहन कर और ब्रिस्केट लेकर कहीं जाने लगते हैं। वो मोम को बताते हैं कि मैं काम से जा रहा हूँ। अबे रात भर में तेरी कौन सी नौकरी लग गई रे। जग्गू यहाँ आता है। वो डोर पर दस्तक देता है। रूपमती डोर खोलती है। वो खुद को जनगणना वाला अधिकारी बताता है। रूपमती उसे अंदर लेती है। ये दोनों बैठते हैं। फिर जग्गू अपनी पूछताछ चालू करता है जिससे मुझे पता चलता है कि ये तो चुन्नीलाल की बीवी है। तभी जग्गू, यहाँ बहुत गर्मी है तो रूपमती अपनी नाइट उतार देती है? तो रूपमती अपनी नाइट उतार कर विंडो खोल देती है। फिर जो होता है वो होता है। जब इनका कुर्सी तोड़ कार्यक्रम खत्म होता
होता है, रूपमती वहाँ से जाती है, तब जग्गू ये देखता है कि घोटू यहाँ से बाहर आ रहा है। दिन में आया था, रात में यहाँ से जा रहा है, और ये क्या, चुन्नीलाल और घोटू उस पर नजर रखे हुए हैं। जग्गू घोटू जहाँ से निकला था वहाँ आता है, इल्यूमिनाटी सिंबल, और ये दोनों अंदर चले जाते हैं। मुझे लगता है जग्गू जी बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। सुबह के सीन में जग्गू चुन्नीलाल पर नजर रखा हुआ है और घोटू जग्गू पर। जैसे ही चुन्नीलाल जाता है तो जग्गू रूपमती के घर पर आ धमकता है और चुन्नी और घोटू ये देख कर कहीं चले जाते हैं। मुझे लगता है रूपमती के पास एक ही नाइटी है। फिर ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं और लालिमा टीवी देख रही है। तभी वहाँ पर दो गुंडे आते हैं। एक्चुअली ये दोनों चुन्नीलाल और घोटू है। वो लालिमा को पकड़ कर और चेयर से बांध कर और लालिमा के सारे पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लालिमा खुद को फ्री करने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। वो निराशा के साथ देखने लगती है। तभी आशा की रोशनी किरण आती है और इधर जग्गू रूपमती को गिफ्ट में रिंग देता है। वो उसे प्यार करने लगा है। ये दोनों यहाँ से भागने वाले हैं। जग्गू का तो यही प्लान है और रूपमती उसे बाहर इंतजार करने को बोलती है। वो इंतजार कर रहा है, पता नहीं तभी उसे क्या सोचता है। वो उस जगह जाता है जहाँ से घोटू बाहर आया था और ये दोनों भी आ जाते हैं। घोटू के हाथों में लालिमा का पैसों वाला बैग है। तभी जग्गू रूपमती की विंडो को देखता है। उसे किसी तरह की परछाई दिखती है। वो एक झाड़ पर चढ़कर क्या देखता है, वो यह देखता है कि रूपमती इन दोनों की है। बेचारे की जिंदगी पल भर में बिखर जाती है। और क्या प्लान था इन तीनों का, बाय गॉड। पैसे भी चले गए, लड़की भी चली गई। हाँ, थोड़ा सुख मिला, पर सुख के बदले में जो दुख मिला वो अकल्पनीय है। 2-3 दिन का प्यार ऐसा ही होता है। पर एक ट्विस्ट बाकी है। ये सीन देखो, कुछ याद आया। ये वही सीन है जहाँ जग्गू कमजोर मर्दानी औरत को बचाने आता है। मतलब कि अभी तक हमने जग्गू को जितना भी देखा वो जग्गू का भूतकाल था। हमें ये सब इसीलिए दिखाया गया कि लोग अपनी डेस्टिनेशन पर कैसे पहुँचते हैं। अब कमजोर मर्दानी औरत और जग्गू ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। ये वही रात है जिसमें मर्दाना औरत को अपना असली पार्टनर मिला था। रुमकी झुमकी का फिनलैंड जाकर नौकरी करने का सपना पूरा हुआ था। जग्गू को जिस औरत की तलाश थी और कमजोर मर्दानी औरत को जिस मर्द की तलाश थी वो मिल गए। अब बची लालिमा। भोलाराम यहाँ क्या कर रहा है। लालिमा होश में आती है। वो पहले तो भोलाराम को देखकर डर जाती है, फिर इन दोनों में बातें होने लगती है। और यहाँ पर लालिमा अपने दुख के बारे में भी बताती है कि वो ऑस्ट्रिया घूमना चाहती थी पर अब घूम नहीं पाएगी। पर तभी अचानक से उसके अंदर के संस्कार जाग जाते हैं। वो सोचती है कि अतिथि घर आए हैं और मैंने खाने के लिए भी नहीं पूछा। तो भोलाराम को खाना खिलाने लगती है। वो ठूस ठूस कर खाना खिलाती है। वो उसे जग्गू जी की तरह ट्रीट कर रही है। हमें यहाँ पता चलता है कि हम यानी कि मूवी में जो लोग हैं जिन्हें भोलाराम होमोसेपियन से कहता है वो भोलाराम के पूर्वज हैं। वाओ, इसीलिए तो भोलाराम इतना फ्रेंडली है। वो मानवों को कुछ नहीं करता। भोलाराम इसीलिए आता रहता है ताकि उनके विकास क्रम के दौरान वो जो चीजें जो उन्होंने अपने पूर्वजों यानी कि हमसे सीखी थी वो भूल गए। बस वो उन्हें दोबारा सीखना चाहते हैं। और दूसरी बात कि उनका विकास क्रम हमसे कैसे हुआ वो ये भी देखना चाहते हैं। इसीलिए भोलाराम भूमंडल पर आता रहता है। अब वो लालिमा से इतना प्यारा खाना कैसे बनाते हैं ये सीखना चाहता है। इसलिए वो लालिमा को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहता है। और लालिमा थोड़ा सोच समझ कर हाँ बोल देती है। और तब एक रोशनी आती है और ये दोनों रोशनी में उड़कर उड़ान तस्तरी में चले जाते हैं। लालिमा ने जग्गू के लिए एक लेटर भी लिखा है कि मेरे प्यारे जग्गू बेटे, मैं कुछ दिनों के लिए एक अच्छे दोस्त के साथ घूमने जा रही हूँ। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करना। लालिमा ऑस्ट्रिया घूमने जाना चाहती थी पर अब वो गैलेक्सी का भ्रमण कर रही है। ये भी इसी रात में होता है। सबको जो चाहिए था वो मिल गया। घोटू और चुन्नी को भी पैसे मिल गए। इतनी बढ़िया एंडिंग। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वो मकरनुमा प्राणी आकाश से आया था, शायद ब्लैक होल से, क्योंकि इसी मूवी की एक मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बहुत करीब आ चुका है।